तो हम लोग बात करेंगे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के बारे में। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या चीज़ है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि इन ए क्रोमोसोम देयर इज ए स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन किसी भी क्रोमोसोम या प्लाज्मिड या वायरस के अंदर वो पॉइंट है जहाँ से आपका रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। तो उस पॉइंट को, उस एरिया को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। शॉर्ट में इसको ओरी भी बोलते हैं। अभी आप लोग आगे इसको देखेंगे कि ओरी बोलते हैं। इसको शॉर्ट में ORI लिख देते हैं, तो इससे मान लिया जाता है कि हाँ ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट है। तो यहीं से किसी भी क्रोमोसोम में, प्लाज्मिड में या वायरस के डीएनए में, आरएनए में रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। तो जो भी हम एलियन डीएनए जो कि जिसका कि हम कॉपी करना चाहते हैं या ऐड करना चाहते हैं, उसको हम लोग हमेशा इसी ओरी के आसपास ही ऐड करते हैं, ताकि जब भी रेप्लिकेशन हो तो उस जो एलियन डीएनए है या एक्स्ट्रा डीएनए जो हम बाहर से इसमें एंट्री कर रहे हैं, रिकम्बिनेंट कर रहे हैं, उसका भी क्लोनिंग हो सके, कॉपिंग हो सके। तो ये ज़रूरी है कि हम उस ओरी या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के आसपास ही इस डीएनए को हमेशा, जो एक्स्ट्रा डीएनए है, उसको ऐड करें। तो इस तरह से हम उस डीएनए का कॉपी कर पाएंगे और हम जो चाहते हैं, जो रिजल्ट चाहते हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, वो हो पाएगा। क्योंकि जब ओरिजिन के आसपास होगा तो जब भी रिप्लिकेशन होगा तो उस एलियन डीएनए, एलियन पीस ऑफ डीएनए का भी इसमें अटैचमेंट हो पाएगा। तो इसीलिए आया है कि फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी पीस ऑफ डीएनए इन ऑर्गेनिज्म इट नीड्स टू बी ए पार्ट ऑफ क्रोमोसोम विच एज ए स्पेसिफिक सीक्वेंस नोन एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो जिस क्रोमोसोम या डीएनए में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट मौजूद है, उसमें अगर कोई हम एलियन पीस ऑफ डीएनए ऐड करेंगे, तब उसमें हमारा उसका रेप्लिकेशन हो पाएगा। तो यहाँ पर आप एक देख रहे हैं, ये एक प्लाज्मिड है। यहाँ पे प्लाज्मिड आप जानते हैं कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है किसके अंदर? बैक्टीरिया के अंदर। तो इसमें साइट है, इसके आसपास कोई भी अगर हम जीन ऐड करते हैं, डीएनए ऐड करते हैं, तो उसका कॉपिंग हो पाएगा। तो सबसे पहले प्लाज्मिड हम जान लें क्या चीज़ होती है, तो और इजी होगा। तो प्लाज्मिड इज ए स्मॉल डीएनए मॉलिक्यूल विद इन ए सेल दैट इज फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम क्रोमोसोमल डीएनए एंड कैन रिप्लिकेट इंडिपेंडेंटली। तो प्लाज्मिड के बारे में आप लोग सभी लोग जानते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर ये होता है, और ये स्मॉल डीएनए मॉलिक्यूल है जो कि बैक्टीरियल सेल के अंदर होता है और फिजिकली बिल्कुल सेपरेट होता है। इसका मेन जो क्रोमोसोमल डीएनए है उससे कोई खास मतलब नहीं होता है, कोई लेना देना नहीं होता है, और ये इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर सकता है। तो इसको हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, इस प्लाज्मिड को। तो प्लाज्मिड को इसीलिए कहा जाता है प्लाज्मिड को ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। क्या बोलते हैं प्लाज्मिड को? ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। तो जितना भी आप जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो भी आप चीज़ें स्टडी करेंगे, उसमें मेन जो आपका प्लाज्मिड का बहुत बड़ा रोल है। मेन इसी के बेसिस पे पूरी आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग की जाती है। तो इसमें हम लोग करते क्या हैं, जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट है, इसी के यहाँ से इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे उस फॉरेन डीएनए, एलियन डीएनए को अटैच कर देंगे, और इसके बाद जब ये इसका रेप्लिकेशन होगा तो उस डीएनए का, उस जीन का भी रेप्लिकेशन ऑलरेडी अपने आप हो जाता है। और इस तरह से फिर हम इसको कई तरीके से यूज करते हैं। तो इसी चीज़ को हम लोग स्टडी करते हैं कि ये कैसे यूज करते हैं। और ये जो रेप्लिकेशन बार बार होगा, कॉपीज बनेंगी, उसको हम लोग क्लोनिंग करते हैं। तो इससे हम कम टाइम में, कम समय में ज़्यादा कॉपीज बना सकते हैं। किसी और मेथड के रिस्पेक्ट में हम इससे तेज़ी से बहुत सारी, जैसे कोई फॉरेन डीएनए या एलियन डीएनए है, उसकी हम ढेर सारी कॉपीज बहुत कम समय में, जब आप जानते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर सेल डिवीजन बहुत फास्ट होता है, आधे घंटे के अंदर 2 सेल बन जाती हैं। तो इस तरह से हम बहुत कम समय में, 24 घंटे में ही बहुत ज़्यादा नंबर आप उस डीएनए का, उस जीन का बना सकते हैं, और उसको फिर हम कहीं पर ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। डिफरेंट इसके मेथड हैं कि हम लोग कैसे इसको यूज करते हैं। और जो इस तरह से डीएनए हम बाहर से ला करके ऐड करते हैं किसी प्लाज्मिड में, अगर हम लोग बाहर से कोई भी डीएनए यहाँ पर ला करके ऐड कर देते हैं यहाँ पे, तो अब जो ये हमारा डीएनए बनेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे रिकम्बिनेंट डीएनए। रिकम्बिनेशन हो गया, इसमें नया कम्बिनेशन बन गया, तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए। और फिर इसको हम किसी अदर ऑर्गेनिजम्स के सेल्स में ट्रांसफ़र करके उस वहाँ पे हम उन जो है फिनोटाइप को अचीव कर सकते हैं, उसको ट्रांसफार्म कर सकते हैं। तो ये एक पूरी लॉन्ग प्रोसेस है जिसको हम लोग धीरे धीरे समझेंगे कि ये चीज़ें कैसी होती हैं।
तो यहाँ पे हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं। इसमें हम लोग प्लाज्मिड के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। प्लाज्मिड इज ए स्मॉल डीएनए मॉलिक्यूल विद इन ए सेल दैट इज फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम क्रोमोसोमल डीएनए एंड कैन रिप्लिकेट इंडिपेंडेंटली। जैसा कि हम लोग बैक्टीरिया में देखते हैं प्लाज्मिड के बारे में, तो यहाँ पे एक प्लाज्मिड आपको दिखाई दे रहा है। प्लाज्मिड का जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत रोल है। इसके बाद ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या चीज़ है? इन क्रोमोसोम, प्लाज्मिड या वायरस देयर इज ए स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन। जहाँ से रेप्लिकेशन का इनिशिएशन होता है उस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं। इसी को शार्ट में ORI ओरी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये साइट है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। तो कोई भी जीन, एलियन जीन है या डीएनए सीक्वेंस है जिसको कि हम लोग को रेप्लिकेट कराना है, तो उसको हम लोग इसी ओरी के पास में ही ऐड करते हैं ताकि उसका रेप्लिकेशन हो चुके। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि 3 स्टेप्स फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कौन कौन सी वो स्टेप होती हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को मॉडिफिकेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो उसमें सबसे पहला है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विथ डिजायरेबल जीन्स। जिस डीएनए को हमको ऐड करना है या जिस डीएनए से मॉडिफाई करना है उसको पहले हम आइडेंटिफाई करें कि वो कौन सा डीएनए सीक्वेंस है जिसको कि हम लोग को ऐड करना है किसी अनदर डीएनए सीक्वेंस के अंदर या मॉडिफिकेशन कराना है। पहले उसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, उस एलियन जीन को जो हमें किसी अनदर जीन में इनकॉर्पोरेट करना है, अटैच करना है। दूसरा, इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट। अब इस आइडेंटिफाइड जीन को हम लोग होस्ट डीएनए में या जो कि जहाँ ऐड करना है उसमें उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, है ना। इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट। अब इस डीएनए को होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे। और तो तीसरा जो पॉइंट है, इसमें थर्ड पॉइंट है मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इनटू द होस्ट एंड ट्रांसफर डीएनए टू द प्रोगेनी। अब ये जो डीएनए इंट्रोड्यूस किया गया है, एलियन डीएनए या बाहर से जो डीएनए इंट्रोड्यूस किया गया है, उसका मेंटेनेंस कैसे हो होस्ट के अंदर और वो नेक्स्ट जनरेशन में कैसे जाए, प्रोगेनीज में कैसे जाए। तो ये हमारा एक टारगेट होता है, एक स्टेप्स होते हैं किस तरह से इन चीज़ों को करना है। ये आपका पूरा जेनेटिक इंजीनियरिंग इसी के ऊपर बेस्ड है। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख के जेनेटिक इंजीनियरिंग की जो प्रोसीजर हैं वो की जाती हैं। तो इसमें क्या है, उससे पहले हम वो डिजायरेबल डीएनए को, सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करें, फिर उसको दूसरे डीएनए से ऐड करें, इंट्रोड्यूस करें और फिर उसको मेंटेन करें। ठीक है। तो जो हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं यानी एक जीन को किसी एक ऑर्गेनिज्म से निकाल के दूसरे जीन में ऐड करते हैं, उसी को हम लोग इंट्रोड्यूस करना बोलते हैं। उसकी एक टेक्निक होती है, उसी टेक्निक के बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे कि वो किस तरह से किया जाता है कि एक जीन को किसी एक ऑर्गेनिज्म से निकाल के किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के जीन में अटैच करना। ये जो प्रोसीजर है ये कैसे होती है, इसी चीज़ को हम लोग को देखना है आगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिकम्बिनेंट डीएनए की। तो रिकम्बिनेंट डीएनए क्या चीज़ होता है? रिकम्बिनेशन यानी कि न्यू कम्बिनेशन। न्यू कम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटेड डीएनए क्रिएटेड इन विट्रो बाय लिंकिंग ऑफ जीन विथ प्लाज्मिड वेक्टर। तो होता क्या है, ये एक प्लाज्मिड वेक्टर है, इसको हम लोग कट करते हैं, इसमें कोई बाहर से एलियन डीएनए या जीन इसमें ऐड करते हैं। तो ये जो प्रोसीजर है ये पूरी इसी को, फिर इसके बाद जो डीएनए यहाँ बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे रिकम्बिनेंट डीएनए। रिकम्बिनेंट का मतलब नया कम्बिनेशन बन गया एक, या फिर से एक कम्बिनेशन बन गया, नया कम्बिनेशन, रिकम्बिनेशन। तो रिकम्बिनेंट डीएनए इसी को बोलेंगे, जो किसी बाहरी जीन को, किसी एलियन डीएनए सीक्वेंस को किसी पहले से मौजूद प्लाज्मिड में ऐड कर दिया जाए। फिर इस जो ये रिकम्बिनेंट डीएनए है, फिर इसको होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करने से वो होस्ट सेल पूरी मॉडिफाइड हो जाती है। फिर जब होस्ट सेल में रेप्लिकेशन होगा, कॉपिंग होगी या आगे इसमें डिवीजन होगा, तो जितने भी अब आगे के जो प्रोगेनी होंगे उनमें सभी ये एलियन डीएनए और जो पहले से डीएनए ये दोनों मौजूद रहेंगे। तो हमें फिर वो डिजायरेबल चीज़ें मिलेंगी जो हम चाहते हैं, जिस वजह से हमने इस जीन को, डीएनए को उसमें इंट्रोड्यूस किया है। ये सारी प्रोसीजर हम लोग और डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रिकम्बिनेशन डीएनए, आप समझ गए होंगे रिकम्बिनेंट डीएनए का मतलब न्यू कम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर ऑटोनॉमसली रिप्लिकेटेड डीएनए क्रिएटेड इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब लैब के अंदर
है ना, बाई लिंकिंग आप जीन विद प्लाज्मिड वेक्टर। तो ये एक प्लाज्मिड वेक्टर है, इसमें हमने कट किया, इसमें बाहर से कोई जीन इसमें ऐड कर दिया। अब ये जो यहाँ पे बना, इसको हम लोग बोलेंगे रिकम्बिनेंट डीएनए। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे एक रिकम्बिनेंट डीएनए आपको दिख रहा है। तो इस तरह से ये रिकम्बिनेंट, अब ये, तो यहाँ पे हम रिकम्बिनेंट डीएनए का एक एग्जांपल लेते हैं। इसमें सबसे पहले टाइफाइड, जिसके बारे में आप जानते हैं, सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम बैक्टीरिया का इसमें प्लाज्मिड लिया गया। ये सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम का प्लाज्मिड है। इसमें जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है उसको यहाँ से कट किया गया, और कट करने के बाद, कट करने के लिए हम मोस्टली रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज करते हैं, जिसको कि हम लोग मॉलिक्यूलर सीजर्स भी बोलते हैं। सीजर्स मतलब कैंची या काटने वाली चीज़। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से हमने उस डीएनए को आइसोलेट किया, कट किया। कौन सा डीएनए? वो जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल था, उस जीन को हमने अलग किया। उसके बाद उस जीन को हमने ट्रांसफ़र किया दूसरे प्लाज्मिड के ऊपर, और इस प्लाज्मिड में हम फिर से रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियाइज एंजाइम की सहायता से इसको ओपन करते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की हेल्प से इसको हम कट करते हैं, ओपन करते हैं, और यहाँ पे इस एलियन डीएनए को, जो कि यहाँ से निकाला गया है, इसको ला करके यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं लाइगेज एंजाइम का। तो जो हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग है, इसमें दो एंजाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, और दूसरा होता है लाइगेज एंजाइम। इन्हीं की हेल्प से हम सारी प्रोसीजर करते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो हम लोग थोड़ा बहुत डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो हमारा प्लाज्मिड है, ये है टाइफाइड के सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम का, जिसके कि हम लोग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को यहाँ से रिमूव करते हैं, आइसोलेट करते हैं, और इसको ट्रांसफ़र करते हैं ई कोलाई के प्लाज्मिड के ऊपर। और अब ये ई कोलाई का जो प्लाज्मिड था, अब ये बन गया रिकम्बिनेंट डीएनए, क्योंकि इसमें यहाँ से एक्स्ट्रा जीन या एलियन जीन ऐड हो चुका है। तो ये जो अब हमारा यहाँ पे प्लाज्मिड है, ये बोला जाएगा रिकम्बिनेंट डीएनए। अब इस रिकम्बिनेंट डीएनए को हम लोग ई कोलाई के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। तो जब ई कोलाई के अंदर हम इसको इंट्रोड्यूस कर देंगे, तो अब ये जो हमारा ई कोलाई है बैक्टीरिया, ये जो है यहाँ पे इस तरह से आ गया, तो ये इंट्रोड्यूस कर दिया गया इसके अंदर। तो अब जो हमारा बैक्टीरिया है ई कोलाई, उसके अंदर भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ गई, जो कि टाइफाइड वाले प्लाज्मिड में थी या टाइफाइड के बैक्टीरिया में थी। तो इस तरह से हमने रिकम्बिनेशन जीन का फॉर्मेशन किया और उसको इंट्रोड्यूस कर दिया दूसरे होस्ट से। ये जो सेल है, इसको हम लोग बोलेंगे होस्ट सेल। तो आप स्टेप बाय स्टेप समझिए। ये है सैल्मोनेला टाइफी का प्लाज्मिड, सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम का ये है, ये ई कोलाई का प्लाज्मिड है। इस ई कोलाई के प्लाज्मिड पे हमने सैल्मोनेला टाइफी का उस जीन को ट्रांसफ़र किया, ऐड किया, जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल था। अब इस ई कोलाई के ऊपर इंट्रोड्यूस करने के बाद ये जो कम्बिनेशन बनता है, इसको हम लोग बोलेंगे रिकम्बिनेंट डीएनए। इस रिकम्बिनेंट डीएनए को हमने ई कोलाई के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। तो अब ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया है, ये रेजिस्टेंट, उसके अंदर भी वही रेजिस्टेंस डेवलप हो गया, वही एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस डेवलप हो गया, जो कि सैल्मोनेला टाइफी के अंदर या सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम के अंदर था। तो इस तरह से रेजिस्टेंस अब ई कोलाई के अंदर आ गया। तो ये जो यहाँ नया कम्बिनेशन बना, फिर इसको हम लोग इंट्रोड्यूस किया। ये एक प्रोसीजर है, ये बहुत शॉर्ट में है, इसका बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन है, थोड़ा बहुत डिस्कशन आप लोग आगे देखेंगे। तो हम लोग अब बात करेंगे न्यू टॉपिक बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या चीज़ है, इसको पहले समझ लेते हैं। तो बायोटेक्निक का मतलब होता है, बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, और टेक का मतलब टेक्नोलॉजी से है। तो कहने का मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म या उनके एंजाइम्स को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए, किसी यूजफुल प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए। तो इस और उनकी प्रोसेस के लिए कोई भी डिफरेंट टाइप की, जैसे आप घरों में देखते हैं कि कर्ड है, वाइन है, ब्रेड है, ये सब हमारे लिए यूजफुल प्रोडक्ट हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे लिए यूजफुल हैं, और उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है। आप लोग इसको स्टडी कर चुके हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं या उनके जो प्रोडक्ट हैं, उनको हम लोग ह्यूमन बींग्स के लिए कैसे यूजफुल बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं, यही आपका बायोटेक्नोलॉजी है। तो बायो एंड टेक्नोलॉजी दोनों को मिला दिया गया, तो बायोटेक्नोलॉजी बन गया। अब सवाल ये है कि पहले ये जो था बायोटेक्नोलॉजी एक ब्रॉड टर्म था, लेकिन आज के समय में बायोटेक्नोलॉजी एक लिमिटेड एरिया हो गया है। जीन या जेनेटिक इंजीनियरिंग से संबंधित चीज़ें, जो टेक्निक्स हैं, जो प्रोसेस हैं, उनके अंदर हम कैसे यूज करते हैं,
ज़्यादातर के वो उस पर स्पेसिफाइड हो चुका है। जैसे कि आप लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन पढ़ते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी पढ़ चुके हैं, तो वो सारी चीज़ें अगर देखा जाए तो एक तरह से बायोटेक्नोलॉजी का ही पार्ट हो जाता है। और डीएनए से जो वैक्सीन बनाई जाती है या फिर डिफेक्टिव जीन में कोई चेंज किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपकी बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं। जीन या जीन से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, क्रोमोसोम संबंधित चीज़ें हैं, जीन खास करके इसमें, तो ये आपका आता है बायोटेक्नोलॉजी में। टेक्निक्स उसमें कैसे यूज करते हैं जीन को मैनिपुलेट करने के लिए, उसमें कुछ नया ऐड करने के लिए, रिमूव करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, ये सारी चीज़ें आपको बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगी। तो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने एक नई डिफिनेशन दिया, जो कि नेचुरल जो हमारा ट्रेडिशनल व्यू है और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी व्यू है, दोनों को मिला करके दिया उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स, सेल्स, पार्ट्स देयर ऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विस। तो किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं नेचुरल साइंस का, ऑर्गेनिजम्स या कोई सेल्स हो, या फिर उनके पार्ट्स हो कोई, या फिर उनके मॉलिक्यूलर एनालॉग हो, इन मतलब ऑर्गेनिज्म, सेल्स, देयर पार्ट्स एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग, इनमें से कोई भी चीज़ अगर हम नेचुरल साइंस के साथ इंटीग्रेट करके यूज करते हैं, तो इसी चीज़ को उन्होंने कहा कि ये बायोटेक्नोलॉजी है। ये यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का है। तो अभी जैसे आप डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे तो और आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे कि बायोटेक्नोलॉजी का एक ब्रॉड एरिया है और ब्रॉड टर्म है, उसमें काफ़ी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। इसके बाद हम लोग प्रिंसिपल्स की बात करें तो इसमें जो बेसिकली प्रिंसिपल है वो पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब क्या है? देखिए, जेन का मतलब हो गया, जीन आप जानते हैं पार्ट ऑफ क्रोमोसोम होता है जो कि किसी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इंजीनियरिंग का मतलब उसमें जो इंजीनियरिंग की जाए, जैसे हम कहते हैं ना टेक्निक की, या इंजीनियरिंग कर रहे हैं आप किसी चीज़ में, यानी कि उसमें जो टेक्निक यूज करके उसमें चेंजिंग कर रहे हैं या रिमूव कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, कुछ भी उसमें मैनिपुलेशन कर रहे हैं, तो वो आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है। तो टेक्निक्स टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए टू इंट्रोड्यूस देम इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड दस चेंज द फिनोटाइप ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म। जैसे हमने कोई बैक्टीरिया लिया, उसका प्लाज्मिड निकाला, और प्लाज्मिड में जो डीएनए या आरएनए है उसको मैनिपुलेट किया, उसको मॉडिफाई किया, उसमें चेंजिंग किया, उसमें अल्टरेशन किया, और उसको किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर एंट्री करा दिया गया। और आप जानते हैं कि प्लाज्मिड पे कोई चीज़ होती है, जब होस्ट में उसको डालते हैं तो वो अपना डीएनए उस पर चेंज करता है, ट्रांसफ़र कर सकता है। इसी चीज़ को हम लोग डिटेल में यहाँ डिस्कस करेंगे। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का ही पार्ट है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब है कि किसी भी डीएनए या आरएनए को प्लाज्मिड के ऊपर ऐड करके और उसको किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म में डाल करके उसके फिनोटाइप को चेंज कर देना। ये आप टेक्निक पूरा अभी डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे करते हैं ये चीज़। इसके बाद मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल आर माइक्रोबियल कंटेमिनेशन फ्री एम्बियंस इन द केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस टू इनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली डिजायर्ड माइक्रोब्स यूकैरियोटिक सेल इन लार्ज क्वांटिटी फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स लाइक एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन एंड एंजाइम्स। कहने का मतलब कि मान लीजिए आपको कोई एंटीबायोटिक बनानी है या फिर कोई मेडिसिन बनानी है, कोई फर्मेंटेशन करना है, तो जो एनवायरनमेंट है जहाँ पे हम ये पूरी प्रोसेस करा रहे हैं, तो उसमें सिर्फ वही बैक्टीरिया, वही वायरस, वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वही फंजाई वहाँ पे हो जिसकी हमें ज़रूरत है, अन्य कोई ना हो उसको। तो ये एक तरह से हम लोग करते हैं मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस। एम्बियंस का मतलब एनवायरनमेंट जो है वहाँ का। तो किसी भी केमिकल प्रोसेस करने से पहले एक तरह से स्टरलाइज कंडीशन में हम लोग प्रोसेस को करते हैं और सिर्फ उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, उन्हीं यूकैरियोटिक सेल्स को यूज करते हैं जिनकी हमें ज़रूरत है उस पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट, जैसे कि एंटीबायोटिक है, वैक्सीन है, एंजाइम है, जो भी चीज़ डेवलप करनी है, कोई और उसमें कंटामिनेशन ना हो जो कि उसको डिस्टर्ब करे, उसका प्रोडक्ट क्वालिटी ख़राब करे, इसलिए मेंटेनेंस। तो ये सारी चीज़ें बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ही आती हैं। तो आपने दो चीज़ देखा, एक तो डीएनए आरएनए में जो भी हम मैनिपुलेशन करते हैं, चेंजिंग करते हैं, वो आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग बोला जाता है, वो भी बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। और दूसरा स्टेराइल कंडीशन कैसे मेंटेन करते हैं, ये सब। तो बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत आप रिस्ट्रिक्टेड टर्म नहीं है, वो काफ़ी ब्रॉड टर्म है, उसमें कई सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो आप लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया है पहले भी, इसको आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो प्रिजर्व होती है, यानी जैसा फादर है वैसा ही चाइल्ड होगा, या जैसा कि
ऑफ स्प्रिंग होंगे वो बिल्कुल सिमिलर होंगे, आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। तो कहने का मतलब ये है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस चीज़ की गारंटी है कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो प्रिजर्व होगी, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होता है। क्यों वेरिएशन होता है ये आप लोग अच्छी तरह से स्टडी कर चुके हैं। तो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर यूज इन प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग वेरी ऑफन लीड टू इंक्लूजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन अलॉन्ग विथ डिजायर जीन। कहने का मतलब कुल मिला के ये है कि जब हम लोग जो कि ट्रेडिशनल हमारा हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसीजर है जो कि हम लोग यूज करते थे, पहले करते आए हैं कई कई सालों से, हजारों सालों से, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे करेक्टर तो डिजायरेबल होते हैं लेकिन बहुत सारे अनडिजायरेबल करेक्टर जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, जो कि बेनिफिशियल होने के बजाय हार्मफुल भी हो सकते हैं या नॉन बेनिफिशियल हो सकते हैं, जिससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो ऐसी चीज़ों को हम अगर ये चाहें कि नहीं हमें सिर्फ यूजफुल करेक्टर ही मिले, जो नॉन बेनिफिशियल करेक्टर है या कोई हार्मफुल करेक्टर है वो ना आने पावे, तो उसको हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से इस प्रॉब्लम को हम लोग दूर कर सकते हैं। तो उसमें हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग का कैसे यूज करेंगे, उसमें रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती है, यूज ऑफ जीन क्लोनिंग होती है, जीन ट्रांसफ़र होता है। तो इन सारी चीज़ों से हम लोग उस समस्या को दूर कर सकते हैं कि उसमें आप लोग किस तरह से इसको करना है, इसी के बारे में आगे देखेंगे कि किस तरह से ये चीज़ की जाती है।